नमस्कार, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी सुज्ञान में। हम लोगों ने कल से इस चैनल पे छत्तीसगढ़ की निरंतर कक्षाएं चालू की हैं और उसी क्रम में मैं आज आप सभी के समक्ष दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ। तो दूसरे वीडियो का कंटेंट स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम कल की कक्षा में थोड़ा सा क्या क्या पढ़े उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड में वो सारी की सारी चीजें बनी हुई हैं जो कि कल हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या देखा, तो सबसे पहले पड़ोसी राज्य देखा था क्या, तो हाँ पड़ोसी राज्य देखे थे। कितने पड़ोसी राज्य, तो 7। कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। एक बार फिर से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इस प्रकार हमने ये देखा कि कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं और ये पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों को स्पर्श कर रहे हैं। तो हमने पाया कि उत्तर प्रदेश बलरामपुर को, जशपुर को, झारखंड बलरामपुर और जशपुर को, उड़ीसा जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा को, आंध्र प्रदेश केवल और केवल सुकमा को, जबकि तेलंगाना सुकमा और बीजापुर को। वहीं हमने देखा महाराष्ट्र बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव को स्पर्श करता है। उसी प्रकार हमने पाया कि मध्य प्रदेश 9 जिलों, जिसमें से राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर को स्पर्श करता है। इसके बाद हमने देखा कि ये तो राज्य थे जो कि हमारे जिलों को स्पर्श कर रहे थे, जबकि हमारे जिले भी तो एक या एक से अधिक राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं ना। तो हमने पाया कि जो बलरामपुर रामानुजगंज जिला है ये 3 राज्यों को स्पर्श करता है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा झारखंड। वहीं हमने पाया जशपुर भी 2 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें से एक है झारखंड और दूसरा है उड़ीसा। वहीं इसके बाद हमने पाया कि रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, ये सारे के सारे केवल और केवल एक राज्य अर्थात उड़ीसा को स्पर्श करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो सुकमा जिला है ये भी 3 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें से पहला है उड़ीसा, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है तेलंगाना। इसके बाद हमने देखा कि बीजापुर भी 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है और ये 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक है तेलंगाना और दूसरा है महाराष्ट्र। इसके बाद नारायणपुर, कांकेर और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला केवल और केवल एक राज्य को स्पर्श करता पाया गया, जो कि है महाराष्ट्र। इसके बाद हमने देखा राजनांदगांव जिला भी 2 राज्यों को स्पर्श करता है, एक है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश। इसके बाद खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर, ये भी एक राज्य को स्पर्श करते हुए देखे जा सकते हैं, जो कि है मध्य प्रदेश। फिर बलरामपुर का हो गया जो कि 3 राज्यों को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करते हैं। फिर हमने यहां पर यह पाया कि कुल ये जो जिले थे वो 22 थे जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहे थे। तो ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करते हो उन्हें हम सीमावर्ती जिलों के नाम से जानते हैं। तो सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो सीमावर्ती जिलों की संख्या हो गई 22। अब ऐसे जिले जो कि सीमावर्ती जिले नहीं हैं और किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श ना करते हुए केवल और केवल अपने जिलों को ही स्पर्श करते हैं, ऐसे जिलों को कहा जाता है भू आविष्टित जिले, जिसे हम लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। और ऐसे जिलों की संख्या, जैसा कि हमने पाया कि छत्तीसगढ़ में कुल जिले 33 और सीमावर्ती जिले कितने, तो 22। तो 33 में से 22 घटाने पर 11 आ जाएंगे, तो कुल 11 भू आविष्टित जिले हैं। इन तथ्यों को अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं, भू आविष्टित जिले कितने हैं और सीमावर्ती जिले कितने हैं। ये तीनों के तीनों प्रश्न आए हुए हैं। तो सीमावर्ती जिले तो हमने देखा, भू आविष्टित जिले कौन कौन से हैं, तो संभाग के अनुसार नीचे उतरते हैं। तो पहला संभाग जो कि सरगुजा संभाग है, उसमें एक भू आविष्टित जिला है जिसे हम स्वयं सरगुजा के नाम से ही जानेंगे। इसके बाद अगला संभाग जो है जो कि है बिलासपुर। तो बिलासपुर में हमने देखा कि पहले तो स्वयं बिलासपुर ही क्या है, भू आविष्टित जिला है। फिर कोरबा भी एक भू आविष्टित जिला है। फिर जांजगीर चांपा भी एक भू आविष्टित जिला है और सक्ती भी एक भू आविष्टित जिला है। तो इस प्रकार 1, 2, 3 और 4 जिले इस संभाग में भू आविष्टित हैं। इसके बाद अगला संभाग जो कि है दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में भी 3 जिले भू आविष्टित जिले हैं, इसमें से पहला है बेमेतरा,
दूसरा है दुर्ग और तीसरा है बालोद। तो हमने पाया कि ये 3 जिले इस संभाग में भी क्या है, भू आविष्ठित जिले। फिर अगला संभाग जो कि है रायपुर संभाग, यहाँ पर भी हमें 2 भू आविष्ठित जिले देखने को मिले। इसमें से पहला है बलौदाबाजार भाटापारा और दूसरा है रायपुर। अंत में बस्तर संभाग में एक भू आविष्ठित जिला देखने को मिला था जिसे हम दंतेवाड़ा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े और भू आविष्ठित जिलों के बाद हमने पाया कि भाई छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वर्तमान जिला है कोरबा, और यदि भू आविष्ठित जिला सबसे बड़े की बात की जाए तो वह भी कोरबा है। तो कोरबा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला और भू आविष्ठित जिले में भी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला। जबकि सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ओवरऑल हम देख रहे हैं तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और भू आविष्ठित जिलों में शक्ति। तो इस प्रकार ये कल की कक्षा का रिवीजन था जहां पे हमने छत्तीसगढ़ के जिलों के नाम भी देखे थे, तहसील क्या होता है, विकासखंड क्या होता है, ये भी देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लीजिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको बहुत सारी जानकारी भी मिल पाएगी। तो आइए अब आज की कक्षा चालू करते हैं। और आज की कक्षा का जो मुख्य अट्रैक्शन या मुख्य आकर्षण रहने वाला है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में आईएसटी और छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। तो हम नए अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार इसे पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। चलिए आप सभी के सामने छत्तीसगढ़ का एक नक्शा फिर से मैंने उकेर दिया है, आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है तो इस छत्तीसगढ़ के नक्शे को यदि हमें बताना है कि छत्तीसगढ़ का नक्शा कहां से कहां तक फैला है तो हमें इसके कुछ बिंदु बताने पड़ेंगे। अर्थात ये छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी हिस्सा है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी हिस्सा है। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूर्वी हिस्से दर्शाते क्या हैं। ठीक, तो यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी हिस्से की, तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा यहाँ कहीं पे होगा। ठीक, जिसको मैं यहाँ पे आसान बनाने के लिए ऐसा बना देता हूँ। तो जो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा है ये जहां कहीं पे है, ये है बलरामपुर जिले का रामानुजगंज तहसील। कौन से जिले का? बलरामपुर जिले का रामानुजगंज तहसील। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक, उसी के साथ साथ हम ये पाते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला जो भाग है, अर्थात जो सुकमा जिला है। ठीक, कौन सा जिला अपने को ध्यान में रखना है? सुकमा जिला। इस सुकमा जिले का कौन सा तहसील? तो कोंटा तहसील। तो सुकमा जिले का कोंटा तहसील छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम भाग है। तो सबसे उत्तरी भाग बलरामपुर जिले का रामानुजगंज तहसील और सबसे दक्षिणतम भाग सुकमा जिले का कोंटा तहसील, इसको अपने को ध्यान में रखना है। फिर छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी भाग जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये बीजापुर जिले का भोपालपट्टनम तहसील है। कौन से जिले का? बीजापुर जिले का भोपालपट्टनम तहसील। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। कौन सा तहसील? भोपालपट्टनम तहसील। फिर यदि बात की जाए सबसे पूर्वी हिस्से की, तो सबसे पूर्वी हिस्सा यहां कहीं पे है जो कि है जशपुर जिले का जशपुर नगर तहसील। कौन से जिले का? जशपुर जिले का जशपुर नगर तहसील। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी भाग जो कि बलरामपुर जिले का रामानुजगंज तहसील है, दक्षिणतम भाग सुकमा जिले का कोंटा तहसील है, पूर्वी भाग जशपुर जिले का जशपुर नगर तहसील है और पश्चिमी भाग बीजापुर जिले का भोपालपट्टनम तहसील। हालांकि नए तहसीलों के गठन के पश्चात ये जो हिस्सा है ये रामचंद्रपुर में चला जाना चाहिए। ठीक, कौन से तहसील में चला जाना चाहिए? रामचंद्रपुर तहसील में। तो याद रखेंगे यदि प्रश्न में रामानुजगंज तहसील नहीं दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी भाग को सुमेलित कीजिए, तो आपको ध्यान रखना है रामानुजगंज तहसील की अनुपस्थिति में रामचंद्रपुर तहसील आप लगा करके आएंगे। और यदि रामचंद्रपुर तहसील दिया है इसका मतलब वो नए आंकड़े के हिसाब से ही पूछना चाह रहा है, तो आप रामचंद्रपुर तहसील लगा करके आएंगे, अन्यथा आपको रामानुजगंज तहसील लगा करके आना है। ठीक, अब
ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये स्थान कहीं पे है तो हमें अगर मैप में कहीं जाना रहता है, मान लीजिए कि आपको मैप में कहीं जाना है, तो आपको रायपुर शहर में यदि कहीं जाना है तो आप मैप में सर्च करते हैं सदर बाजार, तो वो सदर बाजार खोज करके नहीं देता, वो सदर बाजार के कोऑर्डिनेट्स खोज करके देता है। इसका मतलब सदर बाजार ग्लोब में कहां पर स्थित है वो कोऑर्डिनेट्स अक्षांश और देशांतर में बता करके वो हमें देता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, फिर अक्षांश देशांतर रेखा को समझेंगे, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान में रखना है वो ये कि छत्तीसगढ़, देखिए याद रखने का एकदम आसान तरीका, हम नीचे से चालू करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर बाएं जाएंगे, फिर दाएं जाएंगे। एक बार फिर से नीचे से चालू करने वाले हैं, फिर ऊपर जाएंगे, फिर बाएं जाएंगे, फिर दाएं जाएंगे, है ना? तो याद रहेगा बिल्कुल। चलिए, तो अपने को ध्यान में रखना है नीचे 17, नीचे क्या याद रखेंगे 17, तो नीचे 17 ऊपर 24, नीचे 17 ऊपर 24, 17 24 80 84, है ना? क्या याद रखना है? 17 24 80 84। एक बार फिर से 17 24 80 84, 17 24 80 84, मेरे साथ बोलिएगा 17 24 80 84। याद हुआ? एक आखिरी बार, नीचे 17 ऊपर 24 इधर 80 इधर 84, है ना? अभी हमने कहां से चालू किया था? नीचे से। अब हम चालू करेंगे ऊपर से। पहले जाएंगे ऊपर, फिर जाएंगे बाएं, फिर जाएंगे दाएं, और नीचे अलग से अपने को ध्यान में रखना रहेगा। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले ऊपर, तो ऊपर हमने लिखा 5, ऊपर हमने क्या लिख लिया? 5। 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, और 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो सबसे पहले हमने क्या किया? ऊपर 5 लिखा, फिर 10 जोड़ करके 15 लिखा, फिर 10 जोड़ करके 25 लिखा, है ना? तो 5 15 25। नीचे हमें अलग से लिखना है 46, नीचे हमने अलग से क्या लिख लिया? 46 लिख लिया। तो इस प्रकार हमने कोऑर्डिनेट्स को याद कर लिया। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने क्या किया? सबसे पहले नीचे से चालू किया, तो नीचे 17 लिखा, ऊपर 24 लिखा, इधर 80 लिखा, इधर 84 लिखा, 17 24 80 84। फिर ऊपर से चालू किया, 5 लिखा, 10 जोड़ा 15, 10 जोड़े 25, नीचे अलग से हमने याद रख लिया 46। तो इस प्रकार यदि एक साथ इनको मिलाकर के पढ़े तो ये क्या बना? तो नीचे बना 17 डिग्री 46 मिनट, ऊपर क्या बना? 24 डिग्री 5 मिनट, इधर क्या बना? 80 डिग्री 15 मिनट, और उधर क्या बना? 84 डिग्री 25 मिनट। एक बार फिर से, तो 17 डिग्री 46 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट और 84 डिग्री 25 मिनट। अब हमें यह पता चल गया है कि यहां जो सुकमा जिले का कोंटा तहसील है उसके कोऑर्डिनेट है 17 डिग्री 46 मिनट। ये जो ऊपर में बलरामपुर जिले का रामानुजगंज तहसील है, यहां पे का कोऑर्डिनेट है 24 डिग्री 5 मिनट। ये जो है बीजापुर जिले का भोपालपट्टनम तहसील, इसके कोऑर्डिनेट है 80 डिग्री 15 मिनट। और यहां पर जो कि जशपुर जिले का जशपुर नगर तहसील है, इसके कोऑर्डिनेट है 84 डिग्री 25 मिनट। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब आइए कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, ये ग्लोब है ना? इस ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, जिसे आप किस रेखा के नाम से जानते हैं? तो भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, किस नाम से जानेंगे? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो इस नाम से हम उस रेखा को जानते हैं। अब यहां पर ये देखिए, ठीक, यहां पर इसको मान लीजिए आप एक ग्लोब, ठीक है? ये क्या है? ये ग्लोब, जिस प्रकार से ग्लोब दिख रहा है वैसे ये ग्लोब है, मान लीजिए ना। अब मेरे पास एक रस्सी है ना? उस रस्सी को मैंने क्या किया? यहाँ पे रखा बीचों बीच, और बीचों बीच रखने के बाद उसको मैंने गोल घुमा दिया और उसी बिंदु पे ला करके वापस जोड़ दिया। क्या किया मैंने? इस पृथ्वी के इर्द गिर्द एक रस्सी लेकर के मैंने घुमा दिया यहां पे रख करके। तो अब हम पृथ्वी में जा करके तो ये रस्सी लेकर के घुमाने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं घुमाने वाले हैं? क्योंकि पृथ्वी में वैसी जगह नहीं है। तो हम क्या किए? हमने पृथ्वी के ऊपर ऐसा माना कि हमने एक रेखा खींची है, पेंसिल लेकर के जाकर के खींचने नहीं वाले, हमने मान लिया कि पृथ्वी के ऊपर एक रेखा खींची। यह रेखा पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची। जो है क्या है? ये ग्लोब, ये पृथ्वी,
और ये रस्सी, इस रस्सी को मैंने जब गोल घुमाया और वापस उसी स्थान पे ला करके जोड़ा तो किस प्रकार की आकृति बनी, तो एक वृत्ताकार आकृति बनी। किस प्रकार की आकृति का निर्माण हुआ, तो वृत्ताकार आकृति का निर्माण यहां पर हुआ है। अर्थात अक्षांश क्या है, तो अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है। क्या बोलेंगे हम अक्षांश के बारे में, कि अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई है और यह एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। क्या बोलने वाले हैं, अक्षांश एक काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई और एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। क्लियर। अब क्या पृथ्वी पर हम एक रस्सी लेकर के क्या केवल एक ही रेखा बनाए, एक ही गोला बनाए, तो नहीं, पृथ्वी के ऊपर हमने बहुत सारे गोले बनाए। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने रेखा खींची, यहां पर भी मैंने रेखा खींची, यहां पर भी मैंने रेखा खींची, यहां पर भी मैंने रेखा खींची और यहां पर भी, और इस प्रकार मैंने बहुत सारी रेखाएं खींची। ठीक, उसी प्रकार मैंने नीचे भी रेखाएं खींची है, लेकिन मैं नीचे नहीं बना रहा हूं ना, तो केवल ऊपर के अपन बना रहे। अब ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से इसकी कोणीय दूरी कितनी है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, अर्थात 1 डिग्री की कोणीय दूरी पर हमने ये रेखाएं खींची। इस प्रकार ये जो 90 डिग्री है यहां तक के हमने निरंतर रेखाएं खींची है। तो ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक हमने 1 डिग्री की कोणीय दूरी पे बहुत सारी रेखाएं खींची। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टू 90 डिग्री तक हम ये रेखाएं खींच करके आपके सामने रखें। क्लियर है। अब यदि मैं बोलूं कोणीय दूरी 1 डिग्री है, लेकिन यदि किलोमीटर में नापा जाए तो ऐसी कोई दूरी है क्या सर, तो बिल्कुल है। इन दोनों के बीच अर्थात 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलता है। कितना किलोमीटर का की दूरी देखने को मिलती है, तो 111 किलोमीटर। अर्थात मैं यहां से यहां जाऊं तो 111 किलोमीटर, यहां से यहां जाऊं तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर में अक्षांश परिवर्तित होते जाएंगे। क्लियर। अब अक्षांशों में परिवर्तन से क्या होता है, तो अक्षांशों में परिवर्तन से क्या होता है ये देखते हैं। ये कौन सी जगह है, तो ये है ध्रुव, है ना। ये कौन सी जगह है, तो ये है ध्रुव। और ध्रुव में क्या होता है, तो ध्रुव में ठंडी होती है। ठंडी होती है कि बहुत ठंडी होती है, ठंडी, बहुत बहुत ठंडी होती है कि ठंडी होती है, तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो ध्रुवों में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जबकि यहां पर जिसे हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं, यहाँ पे गर्मी होती है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो जब हम यहां पर हैं तो बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी, ठंडी 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 ठंडी, गर्मी गर्मी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, गर्मी गर्मी गर्मी, ठंडी 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 ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि हम अक्षांशों में परिवर्तन कर रहे हैं तो किस में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में नहीं, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। याद रखिएगा किसमें, जलवायु। मौसम बहुत छोटा सा टर्म है, जबकि जलवायु बहुत बड़ा टर्म है ना। तो बहुत बड़ा शब्द कौन सा, जलवायु। तो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है जब हम किस में परिवर्तन करते हैं, जब हम अक्षांशों में परिवर्तन करते हैं। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और चीज में परिवर्तन होता है। जलवायु अक्षांशों में परिवर्तन से हम पाते हैं कि जो जैव विविधता है उसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसीलिए लद्दाख में याक देखने को मिलते हैं और छत्तीसगढ़ में याक देखने को नहीं मिलते। कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की गाय या जिस प्रकार के कुत्ते देखने को मिलते हैं, उस प्रकार के कुत्ते लद्दाख में देखने को नहीं मिलते। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया अक्षांश। तो अक्षांश क्या है, अक्षांश एक लेटी हुई काल्पनिक रेखा है ना। अक्षांश को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। अक्षांश लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड लेटी हुई रेखा है, देखो लेटी हुई है। अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई है और ये एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। अक्षांशों में परिवर्तन से किसमें परिवर्तन होता है, तो अक्षांशों में परिवर्तन से जलवायु और जैव विविधता में परिवर्तन होता है। इसके अलावा दो अक्षांशों के बीच की कोणीय दूरी 1 डिग्री की होती है और यदि बात की जाए डिस्टेंस की तो 111 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होता है या दूरी होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना, चलो इसके बाद हम देखते हैं देशांतर रेखा, जिसे लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आपको यहां पे देशांतर रेखाएं देखने को मिल रही होंगी।
देखते हैं देशांतर रेखा क्या होता है। देखिए अगेन ये वही पृथ्वी है ना, जिसे हमने पहले देखा। पिछली बार हमने रस्सी यहाँ पे रखी थी, डोर कहाँ पे रखी थी, यहाँ पर। इस बार हम डोर रखेंगे यहाँ पर। पिछली बार हमने क्या किया था, पृथ्वी के इर्द गिर्द घुमाते हुए इसे उसी बिंदु पर ला करके छोड़ा था, जबकि यहाँ पर हम उसी बिंदु पर न ला करके कहाँ पर ले जा रहे हैं, निचले हिस्से में ले जा करके छोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब हम उत्तरी ध्रुव में उस बिंदु को रखे, उस रस्सी को रखे उस बिंदु पर, अर्थात उत्तरी ध्रुव के एक बिंदु पर उस रस्सी को रखे और दक्षिणी ध्रुव के एक बिंदु पर ले जाकर के छोड़ दिए। तो इस प्रकार अब हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की संरचना का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अर्धवृत्त का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे जबकि पूर्ण वृत्त का निर्माण हो रहा था, और यहाँ पर किस प्रकार की संरचना का निर्माण हो रहा है कि यहाँ पे अर्धवृत्त का निर्माण हो रहा है। तो आशा करता हूं आप समझ गए कि मैं क्या कहने वाला हूं आगे। तो आगे मैं यही कहने वाला हूं कि देशांतर एक काल्पनिक रेखा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी पे जाकर के तो हम पेंसिल से बनाने नहीं वाले हैं, तो देशांतर भी, लॉन्गिट्यूड भी एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई है, और यह एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ठीक, किसका निर्माण करेगी, सेमी सर्कल का निर्माण करेगी, अर्धवृत्त का निर्माण करेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 0 डिग्री है, यहां से चालू होगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 180 डिग्री तक जाने वाला है। कहां तक जाने वाला है, 180 डिग्री। वैसे इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 180 डिग्री तक जाएगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं देशांतर एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची गई, एक अर्धवृत्त का निर्माण की, 0 से 180 डिग्री तक जाएगी, 0 से 180 डिग्री तक जाने वाली है। क्लियर है। अब देशांतरों में परिवर्तन से किसमें परिवर्तन होता है, तो देशांतरों में परिवर्तन से समय में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होगा, समय में। मैं उसको आगे समझाऊंगा आपको। अब आप ये देखिए, यहां पर दो देशांतरों के बीच में एक निश्चित दूरी है क्या, तो बिल्कुल है। दो देशांतरों के बीच की एक निश्चित दूरी है 111 किलोमीटर। मतलब मुझे यहां से यहां जाना है, सॉरी अक्षांशों की बात कर रहा हूं। दो अक्षांशों के बीच में एक निश्चित दूरी है क्या, तो बिल्कुल है। अगर मैं बात करूं यहां से यहां जाना है तो 111 किलोमीटर, यहां से यहां जाना है तो 111 किलोमीटर, उससे और जाना है तो 111 किलोमीटर। लेकिन क्या देशांतरों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि क्या देशांतरों की दूरी समान होगी, हर बिंदु पर समान होगी, तो नहीं। देशांतरों की दूरी हर बिंदु पर समान नहीं होती। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम यहां पे इसको रख रहे हैं, इस डोर को रख रहे हैं और यहां पे ऐसा रख करके मिलाया, उसी समय एक और डोर रख करके हम यहां से यहां तक ले जा रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिस बिंदु पर हम शुरुआत कर रहे हैं, सारे के सारे डोर उसी बिंदु से शुरुआत कर रहे हैं। अर्थात उस बिंदु पर सारे डोर की उपस्थिति के कारण, सारे देशांतरों की शुरुआती बिंदु की उपस्थिति के कारण उन सभी के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं सारी की सारी रेखाएं आकर के एक बिंदु में समाप्त हो रही है। इसका तात्पर्य यह है कि उन सभी के बीच की दूरी वहां पर शून्य है। वैसे ये अंतिम बिंदु है जहां पर भी सभी रेखाओं के बीच की दूरी शून्य है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दूरी शून्य है और धीरे 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 दूरी बढ़ते जा रही है। एक समय ऐसा आएगा जहां पे दूरी मैक्सिमम होगी, फिर धीरे 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 वो दूरी कम होते होते शून्य हो जाएगी। समझ में आया, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे 0 फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और एक ऐसा बिंदु आया, और वो बिंदु कौन सा है, वो है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, जहां पर इसकी दूरी अधिकतम होगी। ठीक, उसके बाद फिर से दूरी कम होती जाएगी और फिर से यहां पर दक्षिणी ध्रुव में आते आते क्या हो जाना है, तो दक्षिणी ध्रुव में आते आते दूरी शून्य हो जाएगी। तो यदि बात की जाए कि इसके बीच की अधिकतम दूरी कहां पर, तो भूमध्य रेखा में कितनी, तो 111.11 किलोमीटर है। यहां पे 0 किलोमीटर, यहां पे भी 0 किलोमीटर, और सेंटर में कितना, 111.11 किलोमीटर। कितना किसमें परिवर्तन होता है देशांतरों में परिवर्तन से, तो समय में परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है, तो इसके बीच की कोणीय दूरी भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हमें यहां पर देखने को मिलता है। 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर, 4 मिनट का। ये समझते हैं कैसे, देखिए ये सूर्य है और सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा में, ये तो हम सभी को पता है।
कि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है, घूमता है, जबकि पृथ्वी भी घूमती है। और पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में, है ना। तो ये सूर्य की किरणें यहां से आ रही हैं और ये इधर ऐसा घूम रहा है। यहां तक के समझ में आया? अब देखिए, यहां पे मैं पानी लेकर के खड़ा हूं, है ना। मैं क्या रखा हूं? एक बाल्टी पानी लेकर के खड़ा हूं। अब सबसे सामने, मेरे सबसे सामने कौन खड़ा हुआ है? 180 डिग्री है, ठीक। मैं सूर्य हूं, है ना। मैं सूर्य पानी लेकर के खड़ा हूं मान लीजिए, और सबसे सामने वाला पर्सन, मेरे सामने 180 लोग खड़े हुए हैं। उस 180 लोग में सबसे सामने कौन खड़ा है? तो 180 नंबर वाला व्यक्ति, जिसके आगे क्या लिखा हुआ है? 180। तो मैं जब पानी डालूंगा तो किसके ऊपर पड़ेगा? सबसे पहले 180 के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए आप जानते हैं कि सबसे पहले सूरज कहां उगता है? तो 180 डिग्री में उगता है। अब क्या बोला आपने? 0 से 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आएगा। तो मान लीजिए मैंने सुबेरे 6 बजे, 6 बजे यहां पे 6 बजे कहां पर डाला? तो 6 बजे 180 डिग्री पर पानी डाला। अब 180 आगे बढ़ गया। अब यहां पर आया 179। कौन आ गया सामने? वो मेरे सामने से निकल गया, और उसको निकलने में 4 मिनट का समय लगा, और 179 को आने में 4 मिनट का समय लगा। मतलब 6:04 को कौन सामने आया? 179 सामने आया। अब मैंने 179 के ऊपर पानी डाल दिया, मतलब सूर्य की रोशनी अब किसके ऊपर पड़ गई? 179 के ऊपर। अब आएगा 178, और 178 मेरे सामने आएगा 6:08 में। क्लियर? इसका मतलब सबसे पहले 180 में 6 बजा है, उसी समय में 179 में 6:04। ठीक है। यहां तक कि क्लियर है? ठीक। इसको एक और तरीके से समझते हैं। बेसिकली जब 180 में 6 बजा है, उसी समय यहां पर 5:56 हो रहे हैं, ठीक है। और उसी समय यहां पे 5:52 हो रहा है। तो बेसिकली आप ये समझिए कि पहले मैंने आधार लिया 180 को, तो 180 में जब 6 बजा था तो वो निकला, 6:04 को वो आगे निकल गया, और 179 आया तो 6:04 को वहां पे मैंने डाला, फिर 178 आया तो 6:08 को। तो किसके आधार पे था? 6 बजे के आधार पे, है ना, जब 180 में 6 बजा था। अब यदि दूसरा आधार लो, तो जब 180 में 6 बजा था, उसी समय 179 में 5:56 हुआ था, और उसी समय 178 में 5:52 हुआ था। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि समय कैसे होता है। तो इसीलिए आप देखते हो कि हमारे यहाँ पे समय जो है वो GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, प्लस 5:30 आवर्स है ना। इसका मतलब ग्रीनविच रेखा पर जब 12 बज रहा होगा, तो हमारे यहाँ पे 12 प्लस 5:30 बजा होगा शाम का। ये चीज तो अपने को पता है। चलो, क्लियर है ये? इस प्रकार हमने देखा कि अक्षांशों में परिवर्तन से जलवायु में, और देशांतरों में परिवर्तन से समय में परिवर्तन होता है। आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ, इधर भी रेखा, इधर भी रेखा, है ना। अब ये तो क्लियर है कि ये जो रेखा है ऐसी ऐसी वाली, उसे हम अक्षांश कहते हैं। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि वैसी ही रेखा है, ऐसी लेटी हुई, और यहां पर भी आप देख रहे हो कि लेटी हुई रेखा है। तो इसे हम अक्षांश कहेंगे कि देशांतर कहेंगे? तो सबसे पहली बात है, इसे अक्षांश कहेंगे। तो ये कैसी रेखा है मानेंगे अपन? ये अक्षांश है, ये भी अक्षांश है ना, क्योंकि अभी 17:46 कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? जब मैं आपको बोलूंगा कि मैं 17:46 में खड़ा हूं, तो यहाँ पे भी तो 17:46 है, और यहाँ पे भी तो 17:46 है ना। तो एड्रेस अधूरा है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे मैंने आपको कहा कि भाई सदर बाजार में मिलना, और मैंने बताया नहीं कि रायपुर के सदर बाजार में कि दुर्ग के सदर बाजार में, और आप पहुंच गए दुर्ग के सदर बाजार, जबकि मैं तो आपको बोल रहा था कि भाई रायपुर के सदर बाजार में मिलना। तो इसलिए ध्यान रखिए कि यदि बात की जाए तो कोऑर्डिनेट्स तब पूरे होते हैं जब हमें उसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स पता हो। केवल 17:46 पता होने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस ग्लोब में तो दूर 17:46 है। उसके साथ साथ हमें देशांतर भी पता होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहली बात यह है, यहाँ पे भी 17:46, यहाँ पे भी 17 डिग्री। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ऊपर वाले 17:46 में जाना है कि नीचे वाले? आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए, बेसिकली ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसे हमने आधार माना है। क्या माना है? आधार, बेस। अर्थात जैसे जमीन है, उस जमीन को मैंने आधार मान लिया जिसके ऊपर खड़ा हूं मैं।
इस जमीन के सारे ऊपर वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी, क्योंकि वो उत्तर दिशा में है। और उस जमीन के नीचे जितनी भी रेखाएं हैं वो सारी की सारी दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी, क्योंकि वो सारे के सारे दक्षिण दिशा में। तो याद रखिए, ऊपर वाली सारी रेखाएं उत्तरी अक्षांश और नीचे वाली सारी रेखाएं दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है? ठीक। वैसे देशांतर की अगर बात की जाए तो इधर भी देशांतर है, उधर भी देशांतर है। अर्थात जब मैं 80 डिग्री 15 मिनट की बात करूंगा तो इधर भी 80 डिग्री 15 मिनट होगा और उधर भी 80 डिग्री 15 मिनट होगा। तो इसके पीछे भी वही लॉजिक है। ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं, इस ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री देशांतर जो है, भूमध्य रेखा सॉरी देशांतर जो है, उसके पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा के आधार पर हम बनाएंगे। और इधर जितनी भी रेखाएं हैं वो पश्चिमी देशांतर कहलाएंगी और इधर जितनी भी रेखाएं हैं वो पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। एक बार फिर से, 0 डिग्री देशांतर, इधर जितनी भी रेखा वो पश्चिमी देशांतर, इधर जितनी भी रेखा वो पूर्वी देशांतर। क्या यह क्लियर है? तो बिल्कुल। अब आपने कहा कि ये देशांतर है और ये भी देशांतर है, लेकिन अभी भी तो पता क्लियर नहीं हुआ ना कि हम कहां पे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये भारत की स्थिति यहां कहीं पे है, ठीक, यहां कहीं पे है भारत, और उसी भारत के अंदर में है छत्तीसगढ़ यहाँ पे। तो भारत और भारत के भीतर है छत्तीसगढ़। तो सामान्य तौर पे देखिए कि भारत की स्थिति कहां पे है। अगर हम बात करें अक्षांशों की तो ही भारत है उत्तरी अक्षांश पे। क्या याद रखेंगे? उत्तरी अक्षांश। तो भारत है उत्तरी अक्षांश पर, और यदि देशांतर की बात की जाए तो पूर्वी देशांतर। तो क्या याद रखना है? पूर्वी देशांतर। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में भारत अवस्थित है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ भी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। क्या यह क्लियर है? अगर गोलार्ध की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। क्या यह क्लियर? बढ़े थोड़ा सा आगे। अब देखो, ये है भाई 17 डिग्री 46 मिनट। क्योंकि छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे? दक्षिणी अक्षांश, है ना। क्या लिखने वाले? दक्षिणी अक्षांश। अब चूंकि छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है इसलिए इसको क्या लिख देते हैं? उत्तरी अक्षांश। ये छत्तीसगढ़ का पश्चिमी हिस्सा है इसलिए इसको लिख देते हैं पश्चिमी देशांतर, और ये छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा इसलिए इसको लिख देते हैं पूर्वी देशांतर। क्लियर? ठीक। उत्तरी इसलिए उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी इसलिए दक्षिणी अक्षांश, पूर्व इसलिए पूर्वी अक्षांश, पश्चिम इसलिए पश्चिमी अक्षांश, और पूर्व इसलिए पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, सॉरी पूर्वी देशांतर पश्चिमी, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर। क्लियर है? गलत। क्यों गलत? क्योंकि हमने क्या कहा कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी या दक्षिणी हिस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? 0 डिग्री अक्षांश से और 0 डिग्री देशांतर से। हमने आधार किसको माना है? 0 डिग्री अक्षांश को माना है और 0 डिग्री देशांतर। तो जब हम बात करें 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की तो वो सारे के सारे उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, क्योंकि जमीन के ऊपर मेरा निचला हिस्सा भी है और ऊपरी हिस्सा भी है, इसलिए मेरा निचला हिस्सा अर्थात 17 डिग्री 46 मिनट भी उत्तरी अक्षांश कहलाएगा और ऊपरी हिस्सा 24 डिग्री 5 मिनट भी उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। उसी प्रकार इस दीवार के मैं इधर खड़ा हूं अर्थात पूर्वी दिशा में खड़ा हूं, तो मेरा पश्चिमी हिस्सा भी पूर्वी हिस्से में ही खड़ा है और पूर्वी हिस्सा भी पूर्वी हिस्से में खड़ा है उस दीवार। इसलिए अगर मैं बोलूं तो ये भी पूर्वी देशांतर है, वो भी पूर्वी देशांतर है। तो आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अक्षांश कैसे अक्षांश है और देशांतर कैसे देशांतर है, और उत्तरी अक्षांश ही क्यों है और पूर्वी देशांतर ही क्यों है। एक बार बताएंगे छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से। जबकि बात की जाए देशांतरी विस्तार की तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्लियर है? अगर बात की जाए हमारे विस्तार की अर्थात छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो ये है 700 किलोमीटर, और यदि छत्तीसगढ़ के देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो ये है 435 किलोमीटर। अर्थात यदि मुझे छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी से पूर्वी हिस्से में जाना होगा तो मुझे 435 किलोमीटर का ट्रेवल करना होगा, और यदि मुझे छत्तीसगढ़ के उत्तरी से दक्षिणी हिस्से में जाना होगा तो 700 किलोमीटर का सफर करना होगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आपको पता ही है कि यहां पर
एक 23.5 डिग्री और यहां पर भी एक 23.5 डिग्री है। ठीक है, तो ये है दक्षिणी अक्षांश और ये है उत्तरी अक्षांश, है ना। अभी क्या है, इसका नाम क्या है, इसको हम गोली मारते हैं। अभी केवल इतना याद रखिए कि नीचे में एक 23.5 डिग्री है और ऊपर में एक 23.5 डिग्री। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सूर्य है, क्या है, सन। सूर्य की किरणें ऐसी जाती हैं, कैसी, इस प्रकार, अर्थात एक सीधी दो कोण बनाते हैं। तो इन कोणों का मान कितना रहता है, 23.5 डिग्री। कितना मान रहता है कोणों का, 23.5 डिग्री। तो हमको याद रखना है सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो वो 23.5 डिग्री का कोणीय विस्तार बनाते हुए निकलती है, और 23.5 डिग्री के कोणीय विस्तार बनाने के कारण हम ये पाते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें कहां तक जा पाती है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जा पाती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जा पाती है। आइए समझते हैं कैसे। पहला कंडीशन, ये पृथ्वी है ना, ये और ये, ठीक। तो ये है 0 डिग्री। अब बेसिकली आप समझिए, मार्च, जून, अक्टूबर और दिसंबर, है ना। सितंबर अक्टूबर है ये बेसिकली, है ना। तो मार्च जून, तो बेसिकली आप ये पाते हैं कि मार्च और जून, मार्च और सितंबर का जो महीना रहता है, किसका महीना, मार्च और सितंबर का जो महीना रहता है, यहाँ पे हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि न ज्यादा ठंडी रहती है न ज्यादा गर्मी रहती है ना। ज्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती है, ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला मौसम रहता है। जबकि हम ये देखते हैं कि जून में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है। वहीं दिसंबर जनवरी में हमें क्या देखने को मिलता है, भीषण सर्दी का प्रकोप देखने को मिलता है। तो एक समय बहुत ज्यादा सर्दी है, एक समय बहुत ज्यादा गर्मी है, एक और दो समय में हम देखते हैं न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है। तो आइए देखते हैं। तो अभी ये मार्च का महीना है ना, मार्च के महीने में हम ये देखते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं। किस पर पड़ रही है, भूमध्य रेखा। और तिरछी रेखाएं कहां पे जा रही, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। इसका तात्पर्य ये है कि सूर्य की किरणें सीधे लंबवत कहां पे पड़ रही, भूमध्य रेखा पे। तो इस समय गर्मी कहां पे पड़ रहा होगा, तो भूमध्य रेखा पे पड़ रहा होगा। और बाकी तिरछी किरणें पड़ने के कारण 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी। जबकि अब आते हैं जून माह में। ठीक, जून का माह है ना। जून के माह में सूर्य की किरणों का उत्तरायण हो रहा है। ठीक, अब सूर्य की किरणें सीधी कहां पर पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कब, जून माह में। और सूर्य की किरणें कहां पे तिरछी पड़ रही हैं, तो भूमध्य रेखा में, और यहाँ पे लगभग 63 डिग्री के आसपास तिरछी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सारी की सारी रेखाएं उत्तरी अक्षांश में। इसका मतलब ये है कि जब दक्षिणी अक्षांश में इस समय सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही, तो वहां पे भीषण सर्दी का एहसास हो रहा होगा। तो हमें वहां का ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है कि हमारे यहाँ पे अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जून माह के आसपास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उससे ऊपर नहीं जाती, नीचे लौट जाती है, और तिरछी किरणें यहाँ पे पड़ रही है। ठीक, इसके बाद तीसरा कंडीशन ये है, ठीक है, यहाँ पे तीसरा कंडीशन। अब ये महीना है दिसंबर का, क्योंकि सितंबर में यही वाला केस आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का उत्तरायण हुआ और सूर्य की किरणें कहां पे पहुंच गई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, सेकंड कंडीशन में। फिर सूर्य का दक्षिणायन हुआ और सूर्य का दक्षिणायन होकर के सितंबर माह में वापस से वही वाली स्थिति आ गई जो कि मार्च माह में थी। फिर सूर्य का दक्षिणायन हुआ और दक्षिणायन होकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या चली गई, सूर्य की सीधी किरणें चली गई, है ना। तो सूर्य की सीधी किरणें अब कहां पे है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसलिए हम ये पाते हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में इस समय भीषण गर्मी होगा, और हमारे यहाँ पे चूंकि सूर्य की किरणें तिरछी भी नहीं पड़ रही हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे ठंडी का एहसास होता है।
तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इस कॉन्सेप्ट में एक बात समझने योग्य ये है कि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ तक जा पा रही हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और वहीं से लौट करके आती हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसका मतलब सूर्य की किरणों का जो विचलन है वो केवल और केवल 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य हो रहा है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। तो सूर्य के विचलन के आधार पे, सूर्य की सीधी किरणों के विचलन के आधार पे हमने उस बिंदु, जिस बिंदु तक ये जाते हैं और वापस लौट करके आते हैं, उनका नामकरण किया है, और उसी बिंदु को हम कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जानेंगे। तो आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया कि कर्क रेखा क्या है और मकर रेखा क्या है। ठीक, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। क्लियर? चलो अब देखो कितना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। छत्तीसगढ़ का विस्तार देखिए तो अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। तो क्या 17 से 24 के बीच में 23.5 डिग्री कहीं पे आएगा? तो बिल्कुल आएगा। तो आइए देखते हैं ये कहां कहां से गुजरता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के वर्तमान 4 जिलों से होकर के गुजरेगी। कितने जिलों से होकर के गुजरेगी भाई साहब? तो 4 जिलों से। ये जिले हैं कौन कौन से? तो पहला जिला है आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा है कोरिया, तीसरा है सूरजपुर और चौथा है बलरामपुर। पहले ये 3 जिलों से होकर के गुजरती थी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। लेकिन नए जिले के गठन के पश्चात ये 4 जिलों से होकर के गुजर रही है, जिसमें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एक नया एडिशन होने वाला है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो अपने को समझना है वो ये, और वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, है ना। इस 82.5 डिग्री को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT प्लस 530 आवर्स होता है। इसका मतलब अगर ग्रीनविच मीन टाइम, किसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम? तो 0 डिग्री देशांतर को। ग्रीनविच क्या है? तो ग्रीनविच लंदन में एक जगह है, जैसे रायपुर में पचपेड़ी नाका है, संतोषी नगर है, भाटा गांव है, वैसे लंदन में एक जगह है जिसे हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। ग्रीनविच में घंटा स्थापित किया गया, अर्थात एक घड़ी स्थापित की गई, जिसके आधार पर संपूर्ण विश्व के समय को मापने का आधार तय किया गया। तो हम ये पाते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम के इधर जो है वो प्लस होगा और उधर जो है इधर जो है वो माइनस होगा। तो प्लस, तो इधर हम देखते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं। मतलब ग्रीनविच में अगर 12 बजा है तो हमारे यहाँ पे 5.5 घंटा ऐड कर लो, तो हमारे यहाँ कितना बजा होगा? 5.5 बजा होगा। अब ये क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपको पहले ही पता है कोणीय दूरी 4 मिनट की है ना। अगर छत्तीसगढ़ में ही देखें तो छत्तीसगढ़ में देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर देखने को मिलता है? तो 80 डिग्री 15 मिनट, 84 डिग्री 25 मिनट। तो एक रफ कैलकुलेशन कीजिए और बताइए कि कितना अंतर है? तो 4 डिग्री का अंतर है। इसका मतलब यदि यहां पर 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर में 12 बजे हैं, कितने बजे हैं? 12। तो यहां पर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में 12:16 हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले सूरज दिखा था और यहाँ पे बाद में सूरज दिखा। तो 12:16 और यहाँ पे 12, तो 16 मिनट का अंतर तो केवल और केवल छत्तीसगढ़ में आ गया। तो भारत का देशांतरीय विस्तार तो बहुत बड़ा है। तो भारत के देशांतरीय विस्तार के आधार पर लगभग 2 घंटे का फर्क हमको देखने को मिलता है। उसी अंतर के कारण बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न होती है और बहुत सारी चुनौतियों को हटाने के उद्देश्य से भारत को केवल और केवल एक टाइम जोन में बांटा गया है और उसी टाइम जोन का आधार है इंडियन मीन टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे 10 बज रहा होगा, यहाँ कहीं पे 12 बज रहा होगा, 2 घंटे का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, बीचों बीच कहीं पे 10 और 12 के बीच में कहीं पे 11 बज रहा होगा ना, तो उसी 11 को हमने पूरे देश का समय मान लिया। कश्मीर में भी 11 बजेगा, कन्याकुमारी में भी 11 बजेगा, कीबीतू में भी 11 बजेगा और गुआर मोटा में भी क्या बजेगा? 11 बजेगा। तो यही है 82.5 डिग्री, जिसे, और ये 82.5 डिग्री कहाँ से खींचा गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी है, उस नैनी के समय को ही हम क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी 82.5 डिग्री
82.5 डिग्री को ही हम क्या बोल रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल रहे हैं। क्लियर? तो 82.5 डिग्री क्लियर है। अब देखो छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार देखिए, तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या 80 और 84 के बीच में कहीं पे 82.5 आएगा? बिल्कुल आएगा। और आइए देखते हैं कि ये IST 82.5 डिग्री छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरता है। ठीक है, अभी इनिशियल लेवल पे हमको यही ध्यान रखना है ना, बाकी और अगर क्लैरिफिकेशन आते जाएगा तो हम उसको सुधारते जाएंगे, लेकिन अभी की स्थिति में नक्शे के अनुसार यही सही स्थिति बता रहा है, जिसमें हम ये देखते हैं कि पहला जिला है सूरजपुर, दूसरा है कोरिया, तीसरा है कोरबा, चौथा है जांजगीर चांपा, पांचवा है बलौदाबाजार, छठवा है महासमुंद और सातवां है गरियाबंद। तो ये 7 जिले जो कि पहले थे, वही 7 जिले ही अभी भी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से गुजरते हैं। पहले की स्थिति ये थी कि अभी जब तक के कल तक नक्शा क्लियर नहीं था, तो कल तक के नक्शा जब क्लियर नहीं था तो हमने ये देखा था कि हम कोरिया को ऐसे बना रहे थे। तो कोरिया अगर ऐसा बनता, चिप्स के नक्शे के अनुसार वैसा नहीं है, यदि कोरिया ऐसा बनता तो यहाँ पे एक जिला ऐड हो जाता जो कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। लेकिन चूंकि कल नक्शे का क्लैरिफिकेशन आया है और चिप्स ने एक नया नक्शा जारी किया है, उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अभी भी IST 7 ही जिलों से होकर के गुजरती है। लेकिन यदि नक्शा वैसा जो कि हम सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे अपना चिरमिरी और खड़गवां है और वो सारा का सारा किसका तहसील है, तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का तहसील है, तो उस आधार पे जो हम ये नक्शा ऐसे ग्रीन से जो मैंने बनाया है वैसा सोच रहे थे, उस आधार पे एक जिला ऐड हो जाएगा और 8 जिलों से IST गुजरेगी। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान रखिए, नक्शा नया आया है और उस नए नक्शे के कारण मैंने आपको ये बताया, और मान लीजिए उस नए नक्शे में जो हम सोच रहे थे पहले अगर वैसा होता है तो एक जिला एडिशन करना पड़ेगा। तो IST कितने जिलों से होकर के गुजरती है? अभी चिप्स के नक्शे के अनुसार 7, लेकिन जो हम सोच रहे थे वैसा नक्शा आ गया तो 8 जिलों से होकर के गुजरेगी। क्लियर है? चलो बढ़े थोड़ा सा आगे। तो ये था IST। कर्क रेखा, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, दूरी, इस प्रकार आशा करता हूं कि आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हो। अब छोटा सा छत्तीसगढ़ की और प्रशासनिक स्थिति को मैं हल्का सा ओवरव्यू देते हुए आपको ब्रीफ कर देता हूं, और ब्रीफ करके आपको आज की क्लास को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। देखिए, प्रशासन की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा प्रशासनिक स्थिति को मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर केंद्रीय प्रशासन की बात की जाए, जो कि आपको पता ही है लोकसभा और राज्यसभा में विभाजित होगा, तो लोकसभा की सीटें हैं हमारे यहाँ पे 11 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। ब्रीफ में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रशासन, अभी केवल ओवरव्यू दे रहा हूं ना हल्का सा, अभी स्थिति क्या है। अगर राज्य प्रशासन की बात की जाए तो राज्य प्रशासन में विधानसभा सीटों की संख्या है 90, ये आपको पता ही है। अगर स्थानीय प्रशासन, जो अपने को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है, ठीक है, इसी को बताने के लिए मैं टॉपिक छेड़ रहा हूं। स्थानीय प्रशासन में यदि नगरीय प्रशासन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? नगरीय प्रशासन की। तो नगरीय प्रशासन या 3 लेयर में, जिसमें से पहली संरचना है नगर पालिक निगम, दूसरे नंबर पे है, दूसरे लेयर में है नगर पालिका परिषद, और तीसरे लेयर में निचले स्तर पे है नगर पंचायत, है ना। तो इसको ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, चेंज हो गया है और अभी और चेंज होने वाला है। तो मैं अभी आपको 2 स्थिति बता रहा हूं, दोनों को ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में नगर निगम है 14, ये तो आपको पता है, इस आंकड़े में कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद के दोनों आंकड़ों में कंफ्यूजन होने वाला। नगर पालिका परिषद अभी भी विभाग के आंकड़ों के अनुसार है 43, और नगर पंचायत है 113। इन सबको मिलाकर के देखा जाए तो 170। तो 170 एकदम सही आंकड़ा है। अभी वर्तमान स्थिति में 170 नगरीय निकाय स्थित है और विभाग के आंकड़ों के अनुसार भी यही है। तो इस आंकड़े को भी ध्यान रखिए आप, ये 14, 43, 113, 170। लेकिन स्थिति में एक परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन ये है कि ये जो अमलेश्वर, जो कि कुछ दिन पहले ही ऐड हुआ यहाँ पे नगर पंचायत में, उसके पहले वो ग्राम पंचायत हुआ करता था,
ये अमलेश्वर यहां से खिसक करके यहां चला गया, मतलब नगर पंचायत की जगह पे उसे नगर पालिका परिषद बना दिया। हालांकि सरकार के वेबसाइट में, जो विभाग का वेबसाइट है, वहां पे अपडेट नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि 14 नगर निगम है, 44 नगर पालिका परिषद हो चुके हैं और 112 है ना, 112 आपकी क्या हो गए हैं, नगर पंचायत। तो इस हिसाब से भी 170 ही होंगे। तो इन दोनों आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा, है ना। अपडेटेड आ जाता है तो अच्छी बात है, विभाग अपडेट कर देता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अमलेश्वर अब एक नगर पालिका परिषद के तौर पे स्थापित हो चुका है, तो याद रखिएगा। तो 1443,113 सरकार के वेबसाइट के अनुसार, लेकिन वास्तविक स्थिति में 1444,112। क्लियर। इसके बाद यदि बात की जाए ग्रामीण प्रशासन की, तो ग्रामीण प्रशासन में हम पाते हैं कि यहां पे भी पंचायती राज व्यवस्था 3 लेयर्स की है, 3 स्तर की है, जिसमें सबसे ऊपर है जिला पंचायत, फिर है जनपद पंचायत और नीचे है ग्राम पंचायत। ठीक। तो अगर जिले, तो जितने जिले उतना जिला पंचायत, तो उस हिसाब से 33 होने चाहिए, लेकिन अभी 28 ही है, आगे चल के वो 33 हो जाएंगे, तो इसको अभी 28 ही ध्यान रखिएगा, सरकार के आंकड़ों में भी 28 ही। जितने विकास खंड उतने जनपद पंचायत, तो ये 146 ही है, और ग्राम पंचायतों की संख्या 10,971, ये जनगणना के अनुसार है। फिर 2019 में एक विभागीय प्रतिवेदन आया था, उसके अनुसार 11,664 है, तो इसको भी ध्यान रखिए। लेकिन अभी इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में क्या दिया है, 11,551। ठीक, क्या याद रखना, 11,551। तो इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 11,551, लेकिन इसमें भी एक कम होगा, क्योंकि अमलेश्वर यहां पे चला गया नगर पंचायत बनकर के, और बाद में वो नगर पालिका परिषद हो गया। तो 11,550 वास्तविक स्थिति है। मैंने आपको सारी स्थिति क्लियर की है, वहां पे जाकर के एग्जाम में परिस्थिति जन्य तरीके से आप उत्तर लगा करके आएंगे, परिस्थिति के अनुसार आप उत्तर लगा करके आएंगे। ऐसा नहीं कि भाई सर ने बोल दिया, सर ने सारी स्थिति बताई है, उस स्थिति के अनुसार वहां पे जो सटीक बैठेगा उसको आप लगा करके आएंगे। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, और हम कंटिन्यूअस ये कक्षा को चालू रखेंगे, और रोज मैं आप सभी के लिए एक एक वीडियो लेकर के आऊंगा। आगे चल करके हम लाइव आने का प्रयास भी करेंगे। आप सभी के लिए एक छत्तीसगढ़ सुज्ञान बोल करके टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, जहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस कक्षा की चीजों को फॉलो कर सकते हैं। आगे चल के हम वहां पे आपके लिए और भी बेहतर घोषणा करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, यदि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी को बल दीजिए। तो अपनी तैयारी को बल देने के लिए आप हमारे चैनल में रोज जुड़ सकते हैं इसी समय पे, जहां पे आपको रोज एक वीडियो, क्योंकि ये कंप्लीट छत्तीसगढ़ की श्रृंखला होने वाली है, से लेकर के अंतिम पायदान तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और इस प्री के पहले पहले हम क्या करेंगे, इस प्री के पहले पहले हम सारी चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चाहे वो नगरीय निकाय हो, पंचायती राज हो, भूगोल हो, इतिहास हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो जनजाति हो, है ना। तो मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।